नमस्कार, आपका इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज भवानी का महासंग्राम संग्राम जिसमें ममता बनर्जी, उसकी आन शान, साख प्रतिष्ठा सब कुछ जो है वो दांव पे लगा हुआ है। साफ तौर से ये इलेक्शन ममता बनर्जी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से होगा सीएम की कुर्सी का छिन जाना। बीजेपी से प्रियंका टिब्रेवाल ममता के सामने उतारा गया। अब देखना ये कि क्या जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम, क्या उसी तरह का बड़ा फेरबदल यहाँ पर प्रियंका टिब्रेवाल मणिपुर में कर पाती। इस मुद्दे पर बात हमारे साथ विक्रांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। आज अहम दिन है भवानीपुर के लिए, पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए। यहाँ से हार का मतलब होगा पश्चिम बंगाल की सियासत का तूफान। समीकरण आपको जा रहा है जनता की, लेकिन मार्जिन कितना बड़ा होगा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल रवि, आप खुद क्योंकि भवानीपुर में हैं, वहाँ के माहौल को भी देख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो पश्चिम बंगाल का भवानीपुर की सीट का जो नतीजा आएगा, वो ना केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश की राजनीति में भी एक बड़ा निर्णायक मोड़ होगा, क्योंकि इसी फैसले के बाद पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर तो रिटेन कर ही पाएंगी, साथ साथ उन्हें भविष्य में जो उनकी आगे की रणनीति है कि देश में वो एक बड़ा मुकाम बनाने की अब कोशिश में है कि विपक्ष की जो अभी तक कांग्रेस भूमिका निभाती थी, उस भूमिका को, उस जगह को अब ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो उस जगह को ले सके। तो ये पूरा काम तभी हो पाएगा जब ममता बनर्जी सबसे पहले भवानीपुर की सीट को जीते। भवानीपुर की सीट को अगर वो जीतती है तो एक तो वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, और दूसरा आगे के लिए भी एक नया जोश पार्टी के कैडर में भी आएगा। और गुजरात, गोवा में शुरुआत कर रहे हैं पार्टी एक बड़े पैमाने पर गोवा के चुनाव में। आगे आने वाले समय में कई और राज्यों में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर चुनावों के दौरान वो जाए। तो ये सभी चीजें ममता बनर्जी और टीएमसी की जो भविष्य की राजनीति है रवि, वो पूरी तरीके से इस भवानीपुर के विधानसभा इलेक्शन के नतीजों पर टिक गई है। बिल्कुल चुनाव होगा, ये क्या कि ये पश्चिम बंगाल की सियासत की एक अहम मोड़ है। यहाँ से होगा कि ममता है, लेकिन किस तरह से चुनाव प्रचार की मालिका आपसे जानना चाहूंगा। बीजेपी ने खास रणनीति अपनाई थी भवानीपुर के चुनाव प्रचार के लिए। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी लोग इस एरिया में रहते हैं, गुजराती लोग, खासकर जो नॉन बंगाली भाषी लोग 34% लोग हैं, उनको टारगेट किया था बीजेपी ने। आपको क्या लग रहा है, वोटर है, इतना रुख क्या रहना चुनाव में? देखिए देखिए जरूर ये बीजेपी ऑब्वियसली ये जो नॉन बंगाली वोटर्स है उसके ऊपर इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं एक बार आपको दिखा लूं और हमारे दर्शकों लोग को भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये वही बूथ है जहां पर ममता बनर्जी को वोट देने आएंगी शाम को, और अभिषेक बनर्जी वो भी आएंगे वोट देने। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा एक बार दिखा देते कि ये वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी उनके परिवार के लोग वोट देने आएंगे। तो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाई प्रोफाइल बूथ है यहाँ, जहां पर ममता बनर्जी वोट देंगी। पर जो सवाल आपने किया है उसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि भाजपा का ये कहना है कि नॉन बंगाली जो वोट है वो वोट भाजपा को मिलेगा। पर अगर दूसरी ओर देखा जाए, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये ममता बनर्जी का घर है और ममता बनर्जी का घर है ये जगह। और फिलहाल आप देखिए कि ममता बनर्जी की जो भाई है वो भी अभी वोट देने आए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जैसे हम बता रहे थे, थोड़ा थोड़ा आपके सवाल के साथ शून्य करके जाएगा हमारे केंद्रों में ममता बनर्जी छोड़कर कुछ नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि ममता बनर्जी की भाई जो अभी वोट देने के लिए आए हैं वो खुद बता रहे हैं कि ममता शून्य होगा और ममता भवानीपुर में ममता बनर्जी छोड़ के कुछ नहीं। पर जो सवाल आपने किया है वो एक बार जवाब दे दूं कि बीजेपी का ये कहना है, तृणमूल का ये कहना है कि चाहे जो नॉन बंगाली वोट भी हो वो भी तृणमूल कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि यहाँ पे जो 8 वार्ड है उसमें सिर्फ 2 ऐसा वार्ड है जो वार्ड में 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस
है। दूसरी बात ये है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बंगाल में कौन सत्ता पे रहेगा वो तय हो चुका है, तो कुछ नया इसमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो चीफ मिनिस्टर वो खुद खड़ी हुई हैं, उनके पक्ष में ही वोट जाएंगे। और ममता बनर्जी इस बार जो पहले जो सम्मेलन किए, अपने जो वर्कर्स के सम्मेलन किया है, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि दीदी खड़ी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि घर घर में जाना बंद हो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार हर एक वोट पे जोर दे रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट ममता बनर्जी हो, फिर भी ये एक एक वोट पे जोर देना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि नॉन बंगाली जो वोट्स हैं, जो यहाँ पे काफी 43% है, वो वोट भी इस बार ममता बनर्जी को इसलिए मिलेगा क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कौन सत्ता पे आएगा वो तय हो चुका है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे जो भवानीपुर की लड़की है वो, और इसलिए उसको वोट मिलेगा, उनको वोट मिलेगा। पर 2019 में ये वही जगह है जहाँ पर 3000 की वोट, 3000 का अमूमन 3000 वोट से आगे था भवानीपुर, और वो एक चिंता के विषय तब से हुआ था। इस बार तृणमूल कांग्रेस का चिंता है कितना मार्जिन में वो जीतेगा। जी, ये अपने आप में बड़ी बात। सब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी के लिए जीत आसान होगी, लेकिन विक्रांत आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बार भवानीपुर में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो जो मुद्दे तो क्षेत्रीय, वो राष्ट्रीय मुद्दे हावी थे। सीबीआई की बात हो रही थी, ईडी की बात हो रही थी, संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही थी। यहाँ से जीत का मतलब होगा ममता बनर्जी अपने आप विपक्ष की सबसे मजबूत और ताकतवर लीडर के तौर पे पेश करें। और उन्होंने कहा है ये जो खेला भवानीपुर में होगा, ये सिर्फ भवानीपुर पश्चिम बंगाल में जाकर नहीं रुकेगा, ये दिल्ली तक जाएगा। कि दिल्ली की सियासत, अगर ये नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में हैं, तो एक नई दिशा कह सकते हैं कि सियासत में आ सकते हैं नतीजों के बाद। देखिए रवि, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। कौन विपक्ष को लीड करेगा, इसको लेकर के जगह पूरी तरीके से खाली है। पिछले काफी सालों से ये कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से कि एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए, लेकिन वो बड़े मोर्चे में पार्टियां तो इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन नेता कौन होगा, उसको लीड कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीतती हैं, क्योंकि ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए पूरी है, और जैसा कोमालिका के बता रही थी, अब जो बड़ी चुनौती है कि कितने मार्जिन से वो जीतती हैं। अगर वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा था रवि, उसने ये साबित किया कि ममता बनर्जी अपने क्षेत्रीय गढ़ में बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने बीजेपी को एक करारी शिकस्त दी, एक ऐसी जगह करारी शिकस्त दी जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि ममता बनर्जी को उनके घर में जाकर हराया जाए। उनकी सीट नंदीग्राम पे हराने से कामयाबी भी मिली, लेकिन बंगाल हार गए। जो बंगाल जीत करके दीदी की जीत दूसरी तरफ अधूरी रह गई कि वो अपनी सीट हार गई। तो अब दीदी वो कोशिश कर रही हैं कि उसका बदला ले सके, भवानीपुर का मार्जिन इतना बड़ा रहे कि एक संदेश जाए। और निश्चित तौर पर भवानीपुर का जो नतीजा होगा रवि, वो केवल ये तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि वो तो फेवरेबल है उनके लिए। भवानीपुर का नतीजा ये तय करेगा कि भविष्य में टीएमसी की राजनीति क्या मोड़ लेगी और क्या उसमें ममता बनर्जी की कितनी बड़ी भूमिका होगी। और भवानीपुर जीतने के बाद ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं के बीच भी उनका रुतबा बढ़ेगा, और वो जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं बंगाल को जीतने के बाद टीएमसी, उसमें एक बड़ी रफ्तार देखने को मिलेगी। साफ तौर से एक नई दिशा की तरफ बंगाल की सियासत, देश की सियासत में भवानीपुर के नतीजों के बाद नई कहानियां, सियासत की नई स्क्रिप्ट देखी जा सकती है। कमालिका, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी उत्तर भारत में चुनाव प्रचार पे जाते हैं और लोगों के रिएक्शन लेते हैं, तो बड़े इजिली वो पसंद नापसंद से देते हैं। लेकिन सुबह से मैं भवानीपुर में हूँ, लोगों के रिएक्शन बहुत बड़ी चुनौती है। कोई यहाँ पर भूलना नहीं, एक डर, एक खौफ हमने भवानीपुर, कोलकाता में लोगों में देखा। सोचा था शायद टीएमसी जब विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे इसके बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो डर, खौफ जो सियासत में बना हुआ है, लोग राजनीतिक रिएक्शन देने से अब भी डर रहे हैं वहां पर। नहीं, यहाँ पे जो बंगाल की जो लोग हैं, और भवानीपुर एक ऐसा जगह है, वो साउथ कैलकाटा, दक्षिण कोलकाता में पड़ता है। यहाँ पे लोग जब वोट देने जाते हैं, ये आज नहीं, ये हमेशा से, खुल के बाहर आके कोई भी नहीं कहता है, सपोर्टर्स और वर्कर्स छोड़ के, कि किसके लिए वो वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और जहां तक कि जो खौफ के बारे में आप बोल रहे हो, वो शहर कोलकाता में उतना दिखता नहीं है जितना कुछ अगर गांव में दिखता है। तो यहाँ पे लोगों की एकदम चुप्पी साध के वोट देने का मतलब कई हो सकते हैं, पर यही यहाँ का परंपरा है कि कभी भी लोग यहाँ पे बोलते नहीं है। एकदम कट्टरवादी जो वर्कर्स है और एकदम जो कट्टरवादी पार्टी वर्कर्स है, सपोर्टर्स हैं, उनको छोड़ के कोई भी, अगर मैं थोड़ी देर पहले एक एकदम बूढ़े आदमी 75 उम्र है और कैंसर पेशेंट है, उनको हमने पूछा था कि हवा किस तरफ है, उन्होंने बताया आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जरूर भवानीपुर में एक तरफ से जैसे तृणमूल कांग्रेस एकदम ममता बनर्जी का घर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कॉम्प्लेसेंट है, छोड़ना नहीं चाह रहे एक भी वोट। दूसरी ओर बीजेपी, भले ही बीजेपी हार जाए विधानसभा चुनाव, पर एक एक वोट के ऊपर बीजेपी का भी नजर था। हम लोग देखें, केंद्रीय मंत्री वो लोग आए हैं, प्रचार किए हैं, तो ये दोनों ही पक्ष हैं, पर ये नहीं कह सकते हैं कि कांटे का टक्कर है, क्योंकि नंदीग्राम अलग था और भवानीपुर अलग है। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात जरूर है वो है नॉन बंगाली वोटर्स, वो किस तरफ जाता है वो भी देखने वाली बात है। पर अभी तक ये जो लगता है, जहाँ पर यहाँ पे जो पॉलिटिकल पंडित्स भी बोल रहे हैं कि क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हो चुकी और मुख्यमंत्री वो खड़ी हो रही है, इसलिए वोट उस तरफ जा सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। दूसरी तरफ क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस का केस में प्रियंका टिब्रीवाल जीते हैं और सीबीआई हुआ है, तो वो एक उसका प्रतीक है। उस चीज को लेके पोस्ट पोल वायलेंस की जो विक्टिम्स है उनको लेके हर जगह गए हैं ये लोग और बोले हैं कि देखिए क्या स्थिति होता है बंगाल में अगर कोई विरोधी होता है। तो ये पक्ष कितना काम करेगा, ये ऐसा कितना डालेगा, वो ऑब्वियसली 3 तारीख को पता चलेगा। पर अभी तृणमूल कांग्रेस मार्जिन को सोच रहे हैं और बीजेपी सोच रहे हैं कि एक बार फिर से नंदीग्राम यहाँ पे दोहराया जाए। देखने वाली बात है कि 3 तारीख क्या होता है। ये अपने क्या नंदीग्राम में जो बड़ा फेरबदल शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर किया था, प्रियंका टिब्रीवाल क्या नई नायिका बनकर आती हैं, सियासत की नई कहानी लिखती है, ये देखने वाली बात होगी। विक्रांत, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वही स्ट्रेटेजी अपना रही है जो सेंटर में बीजेपी ने अपनाई है। जितने भी अपोजिशन के मजबूत लीडर है सबको अपने पाले में कर रही है। एक वक्त लग रहा था कि बीजेपी यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको सीटें मिल रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। जितने भी दिग्गज नेता है सब ममता उन्हें खींच ले रही है। बीजेपी को बीजेपी के अंदाज में ही ममता जवाब दे रही है। देखिए, यही खेल बीजेपी ने खेला था जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया था, उसके बाद से लेकर के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने तक। रवि, कई ऐसे नेता थे, बड़े नेता थे, मुकुल रॉय जैसे नेता जिनको कहा जाता था कि वो ममता बनर्जी के एकदम सबसे करीबी नेता हैं, वो पार्टी से अलग हुए, फिर बीजेपी में इस तरीके की परिस्थिति बनी कि वो बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि नतीजा आते ही वो दोबारा वापस लौटे। तो टीएमसी ने उस दौरान कई ऐसे झटके खाए थे, कई ऐसे नेता थे, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा माहौल जरूर बनाया था और पश्चिम बंगाल चुनाव को जिस बड़े पैमाने पर बीजेपी ने लड़ा था, उससे ये लगा था कि बीजेपी एक हवा अपनी वहां बनाने में कामयाब हुई है। तो कई ऐसे नेता होते हैं जो हवा के साथ बहते हैं। उस समय यही हुआ था, कई नेताओं ने टीएमसी का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन पकड़ा। लेकिन विधानसभा नतीजे आने के बाद कई कारण होते हैं उसके। एक तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस पर आरोप भी लगते रहे हैं लंबे समय से कि वहां की राजनीति में जो हिंसा का चरित्र है वो बहुत ज्यादा है, तो एक कारण वो भी रहा। और इसके अलावा कई ऐसे नेता, क्योंकि विधानसभा में सरकार बन चुकी थी टीएमसी की, तो इस कारण उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उन्हें ये लगा कि अब वापिस अपने घर जाने में ही ज्यादा भलाई है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जब टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की ज्वाइनिंग करवाई अपनी पार्टी में, उससे ये साफ हुआ कि बाबुल सुप्रियो के आने से कि बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया गया टीएमसी के जरिए, और बिल्कुल उसी भाषा में दिया गया जिस भाषा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिया था। तो ये सब चीजें हुई, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी नजर यही लगी हुई है कि जो भवानीपुर का नतीजा है उसमें ममता बनर्जी कितने मार्जिन से जीतती है, क्योंकि उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि ममता बनर्जी की भविष्य की जो विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश है, जो केंद्रीय राजनीति में भूमिका बनाने की कोशिश है, वो कितनी बड़ी भूमिका बनेगी। क्योंकि ये कोई इसमें दो शक नहीं रह जाएगा कि ममता बनर्जी अगर बड़े मार्जिन से जीतती हैं
तो जो तैयारियां उन्होंने गोवा में शुरू की है उसमें भी उन्हें फायदा मिलेगा। दिल्ली में जब वो अपोजिशन के नेताओं की बैठक में आएंगी उसमें भी फायदा मिलेगा, और जब अपोजिशन का एक चेहरा चुनने की बात आएगी उसमें भी उन्हें वो फायदा मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो ममता बनर्जी के इस छोटे एक अकेले विधानसभा चुनाव के नतीजे से साफ होगी। रवि। तो मालिका जी, ममता बनर्जी कब तक वोट डालने आ रही है और कितना वो आश्वस्त है कि कितने मार्जिन से ममता बनर्जी जीतेंगी? क्योंकि ये सवाल थोड़ा आसान होगा कहना कि कौन जीतेगा, लेकिन अगर हम ममता बनर्जी की बात करें वो कितने मार्जिन से जीतने का एक अंदाजा लगा रही हैं या उन्होंने क्या टारगेट रखा है? तकरीबन ममता बनर्जी आएगी 3:30 से 4 के बीच, 4 बजे वो वोट देने आएगी। जनरल मतलब देखा जाता है कि ममता बनर्जी वोट देने हमेशा शाम को पहुंचती है। और ये बता दूं कि ममता बनर्जी अपना इस जगह को लेके, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर वो पैदा हुई है, यही वो जगह है जहां पर उन्होंने राजनीति किया है, तो ममता बनर्जी काफी कॉन्फिडेंट है। और इस कॉन्फिडेंस से कोई मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है, पर उन्होंने अपने हर वर्कर्स को, हर जो कार्यकर्ता है उनको ये बताया है कि हर एक वोट महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा क्योंकि बहुत बड़ी नेत्री है इसलिए कोई भी कॉम्प्लेसेंसी छूट दिया जाना चाहिए। तो यही वजह है जिसके लिए ममता बनर्जी एक एक वोट पे, हम लोग जैसे हमको खबर मिल रही है कि सुबह से कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा बूथ में कितना वोटिंग हो रहा है, सारी चीजों का खबर रख रही है ममता बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी वो भी एकदम नजर बना के रखे हुए, हर एक वार्ड को एक मिनिस्टर को दिया गया है देखने के लिए। और जैसे आप बता रहे थे कि भवानीपुर से भारत का जो यात्रा है वो शुरू करने की कवायद में है ममता बनर्जी। वो चाहते हैं कि भवानीपुर की जो लड़ाई है, भवानीपुर जिस तरीके से उनको लड़ना पड़ा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये विश्वास करते हैं कि नंदीग्राम में जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नतीजे आए वो गलत है, वो एक षड्यंत्र है, जिसके चलते उन्होंने इलेक्शन पिटीशन भी दायर की है। और इसके चलते ही वो ये चाहते हैं कि भवानीपुर भारत को रास्ता दिखाए, और यहाँ से जैसे आप बता रहे थे गोवा की रास्ता, त्रिपुरा की रास्ता और सीधा दिल्ली का रास्ता वो देख रही है 2024 में। रवि, कमालिका, वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है। हम देख रहे हैं अभी 10, 15, 20% हम देख रहे हैं तमाम बूथ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं। इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए मैं बता दूं 9 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत था वो 8 नहीं क्रॉस किया था, जो एक था कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए। पर हमने देखा कि 11 बजे की जो आंकड़े आए हैं वहां पे भवानीपुर दिखाई दे रहा है 21%, तो बहुत बड़ा है 9 से 11 के बीच। पर जरूर जो बाईपोल्स है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि बाईपोल्स में वोटिंग कम पड़ता है। हम आपको 2011 के आंकड़े बता दें, जब ममता बनर्जी बाईपोल्स में पहली बार यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री हुई थी, उस टाइम में 44% पोलिंग हुआ था और ममता को उस टाइम में 50,000 के ऊपर मार्जिन मिला था, तो उनको मिली थी। इसका कितना बीजेपी, उन्होंने भी बीजेपी ट्वीट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग बाहर आके वोट दे। हम देखते हैं तृणमूल के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग बाहर आके वोट दे। पर ये बाईपोल की नेचर है, सुबह 9 बजे तक बहुत अच्छा वोटिंग नहीं हो रहा था, 9 के बाद 11 से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर दोपहर में वोटिंग नहीं होगी। पर कम प्रतिशत अगर वोट होता है वही लोग नहीं वोट देंगे जिन लोगों का वोट देने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो लोग नहीं वोट देंगे जो लोग ये समझते हैं कि ये वोट डाल के फायदा नहीं है क्योंकि सरकार बन चुकी है। तो हालांकि हर एक राजनीतिक दल बोल रहे हैं कि बाहर आके लोगों को वोट देना, पर अगर कम प्रतिशत वोट भी पड़ता है उसमें भी तृणमूल कांग्रेस का फायदा है। अब विक्रांत, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, दूसरे हैं, वो पीछे रह गई, लेकिन कर दी है। अगर यहाँ जीत मिलती है तो ममता इसे सिंपल जीत नहीं मानेगी। आपको लग रहा है इसको इस तरह से पेश करने की कोशिश की जाएगी कि जिसका असर सीधा सीधा दिल्ली पर होगा,
की कोशिश से बड़ा रवि देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल कद था वो पश्चिम बंगाल की जीत के बाद जो विपक्ष के नेताओं में था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ममता बनर्जी ने जिस तरीके के मुकाबले में वो जीत हासिल की, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, बीजेपी के बड़े केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल हुए थे, पूरी कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस कड़े मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का कद बढ़ा था। और एक बहुत बड़ा वैक्यूम है रवि, क्योंकि देश की राजनीति में विपक्ष के नेता का वैक्यूम, क्योंकि जब आप देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबले की बात करते हैं तो कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो उनके सामने 1 to 1 आकर के चुनौती खड़ी कर सके। विपक्ष के नेताओं में कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो लोकप्रियता के मामले में उनके सामने दिखाई दे। ममता बनर्जी अब इस जीत के बाद वो कोशिश जरूर करेगी, लेकिन राह उनकी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने अपने आप को अपनी पश्चिम बंगाल कलकत्ता की ये वो एकमात्र सबसे बड़ी नेता ये तो साबित कर दिया है, लेकिन कलकत्ता से बाहर जब वो बंगाल से बाहर जाती हैं, त्रिपुरा में वो क्या करती हैं, आने वाले अब तो असम में चुनाव 5 साल बाद होना है, वहां पे अभी बहुत समय, गोवा में वो क्या करती हैं, कांग्रेस के पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लेरियो को उन्होंने पार्टी में शामिल करवाया, यानी कुछ बड़ा प्लान कर रही है, लेकिन उसका फायदा क्या निकलता है? क्या वो गोवा में सीटें जीतने में कामयाब होती हैं? त्रिपुरा में क्या वो करती हैं? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो अभी ममता बनर्जी के सामने आएंगे, लेकिन एक बात है कि उन्हें नई ऊर्जा जरूर मिलेगी और एक बड़े पैमाने पर बंगाल से बाहर निकल के अपनी पार्टी का विस्तार करने की। देखा एक और सवाल जहन में आ रहा था। एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े नजर आ रही है, पंजाब का, क्योंकि आप वहां ज्यादा बिजी होंगे, वहां पे एक के बाद एक नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। जो मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस, वो और कमजोर होता जा रहा है। और आज अगर यहाँ जीत मिलती है 3 तारीख को, जब नतीजे सामने आएंगे, तो आपको लग रहा है कि नया विपक्ष, नई उम्मीदें, नई आशाएं यहाँ पर जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनके लिए पश्चिम बंगाल से देखने को मिलेंगे? ये तो कल अभिषेक बनर्जी ने ही साफ कर दिया है रवि, जब उन्होंने ये बात कही जिस समय लुइजिनो फ्लेरियो ज्वाइन किए थे टीएमसी में, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अगर घर में बैठी हुई है, वो अगर आराम कुर्सी पर बैठी हुई है, तो हम बैठ करके नहीं देख सकते। हम मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और हम मैदान में लड़ेंगे, बीजेपी का मुकाबला करेंगे। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस को बहुत मौका दिया गया। पिछले 7 सालों में, करीब करीब 7 सालों में विपक्ष ने एकजुट होकर के कोशिश की कि एक अम्ब्रेला बनाया जाए, जिस अम्ब्रेला को लीड कांग्रेस करे और बाकी सब क्षेत्रीय दल उसके नीचे आकर खड़े हों। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगा है कि वो अम्ब्रेला नहीं बन पा रहा और कांग्रेस में उतनी ताकत नहीं दिखाई दे रही कि वो विपक्ष को साझा नेतृत्व दे सके। इसलिए अब टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी हो या फिर शरद पवार की पार्टी से हो, अब वहां से आवाजें आने लगी हैं कि किसी विपक्ष के दूसरे नेता को अब सामने आकर के लीड करना होगा। और निश्चित तौर पर अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी की बड़ी जीत होती है, एक शानदार जीत होती है, तो ममता बनर्जी बंगाल, कोलकाता से ज्यादा ध्यान दिल्ली की राजनीति में ही लगाएंगी। और एक और जो बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं रवि, इसकी प्लानिंग उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शुरू कर दी थी, जब पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष पद था उसमें भी ममता बनर्जी को नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि सांसदों की नेता भी वही हैं। संसद में क्या रणनीति बनानी है, पार्टी को कैसे सरकार को घेरना है, ये भी ममता बनर्जी तय करती है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम, बंगाल जीती जरूर है वो, आज भवानीपुर का नतीजा आएगा, 3 तारीख को भवानीपुर का नतीजा आ जाएगा और उसके बाद का जो उनका खेल होगा वो बंगाल से बाहर का होगा। खेला होबे उन्होंने बंगाल में किया बीजेपी के खिलाफ, अब कोशिश होगी कि वो खेला होबे बंगाल की सीमा से बाहर होता हुआ दिखाई दे। और बीजेपी के लिए विक्रांत यहाँ पर, क्योंकि यूपी के बाद पश्चिम बंगाल को एक बड़ा सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही थी, विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी गई थी, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री सबके सब लग गए थे ये जानने के लिए कि अगर कहीं अगले चुनावों में, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, यूपी में सीटें कम होती हैं तो पश्चिम बंगाल से वो कवर कर लिया जाएगा। अब परिस्थितियां आपको क्या नजर आ रही है बीजेपी के नजरिए से पश्चिम बंगाल? क्योंकि यहाँ पे अगर चुनाव ये हारते हैं, विधानसभा चुनावों में हार मिली है,
दिग्गज नेता बाबुल सुप्रियो, मुकुल रॉय सब घर वापसी कर चुके हैं। तो बीजेपी के नजरिए से अब पश्चिम बंगाल किस तरह से आपको जाता हुआ दिख रहा है? देखिए रवि, उसमें अभी बहुत समय है क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है और जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं, दोनों चुनाव एकदम अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव में लोगों को ममता बनर्जी का चेहरा ज्यादा पसंद आया, लोगों ने उन्हें वोट दिया क्योंकि उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनना था और ममता बनर्जी पर उनका विश्वास था, इसलिए ममता बनर्जी को उन्होंने जितवाया। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने फिर से आएगा। अब कितना लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी 2024 में, ये एकदम तस्वीर साफ होने वाली जैसी नहीं है कि सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बीच होगा, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए कई बीजेपी को एडवांटेज होंगे लोकसभा चुनाव के दौरान। हाँ, ये जरूर है कि टीएमसी में एक नई जान आई है, टीएमसी में एक नई ताकत आई है, लेकिन बीजेपी के पास अभी समय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में एक अच्छा काम किया था, बड़ी सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में अभी समय है और पार्टी ये कोशिश करेगी कि एक बार ये बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से निपट जाए, उसके बाद पार्टी अपने संगठन को फिर से मजबूत करे। और विक्रांत, आखिर में कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए? अनुशासन की कमी वहां से नजर आ रही है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सवाल वहां पे उठ रहे हैं और बजाय, क्योंकि मैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल से हूँ तो मैं हर बात को इसी बात से जोड़कर देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक छत्र राज है ममता बनर्जी का, जो कहती है वो बात फाइनल हो जाती है। रवि देखिए, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन एक बात तो जरूर क्योंकि जो देखने में दिखाई देता है कि एक जो लड़ने की, एक जो जीतने की एक भूख होती है, जो ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई दी। उनके तमाम साथी उन्हें छोड़ करके जा रहे थे, बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने मैदान नहीं छोड़ा। वो अपनी व्हील चेयर पर, उनकी टांग में चोट लगी, व्हील चेयर पर घूमी, पूरे चुनाव को उन्होंने सिंगल हैंडेडली खड़ा किया और अकेली वो नेत्री ऐसी थी जिन्होंने बीजेपी के सामने अपना झंडा गाड़े रखा। तो राजनीति में ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब मैदान में हो तो आप सिर्फ मुकाबला ना करो, बल्कि आप मुकाबला करते हुए भी दिखाई दो। और यही बात अभिषेक बनर्जी, टीएमसी, शरद पवार, बाकी लोग भी अब धीरे धीरे कहने लगे हैं कि जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है कांग्रेस में। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि भवानीपुर के नतीजे से साफ होगा कि आगे विपक्ष किस अम्ब्रेला के नीचे आएगा और उस अम्ब्रेला की जो डंडी होती है वो किसके हाथ में होगी। जी। और कि विक्रांत, आप जातीय सियासत पे भी काफी नजर बनाए हुए हैं, तो अपने दर्शक वहां की खबरें भी जानना चाह रहे हैं। आज हर दिन एक नया घटनाक्रम हो रहा है, तो खेला उबेक तो भवानीपुर में हो रहा है, लेकिन ये जो पंजाब की सियासत में खेला हो रहा है, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन नई पार्टी, अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, सिद्धू का भविष्य क्या होगा, ये इसके बारे में भी कहें, थोड़ा दर्शकों को जानकारी दें। देखिए रवि, जो हो रहा है उस पर हम सबकी निगाहें हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, सिद्धू हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेला हो रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं। इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा कि बीजेपी में जाते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं कैप्टन, क्योंकि कल वो गृह मंत्री से मिले। सिद्धू अब आगे क्या करेंगे, सिद्धू क्योंकि अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन एक चीज जिसकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान उतना ज्यादा नहीं गया है, क्योंकि वो भविष्य में पता चलेगा। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कार्ड वहां पर खेला है, दलित कार्ड, जो उन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। 30 से 32% वहां पर दलित वोटर हैं। देश में सबसे ज्यादा दलित वोटर पंजाब में है। और जो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलती है कि हमारे समाज का आदमी मुख्यमंत्री बना है, वो सब चीजें कितना असर डालती है पंजाब में, और क्या चन्नी अकेले लीड करके कांग्रेस को एक बड़ी जीत वहां दिलवाएंगे। इन सब के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बदलकर अपना काम किया है उसका नतीजा कुछ महीने बाद देखने को मिलेगा। जी, शुक्रिया विक्रांत। हर चीज, हर पहलू को आपने काफी बारीकी से समझाया, अच्छे विश्लेषण करके हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखना ये है, क्योंकि अभी तो मतदान चल रहा है, पश्चिम बंगाल में हम मौजूद हैं, भवानीपुर के हर मतदान केंद्र की अपडेट, तस्वीर, विश्लेषण, खबर हम आपको दिखा रहे हैं, दिन भर और भी दिखाएंगे। 3 तारीख को नतीजे क्या आएंगे, और जो नतीजे आएंगे वो पश्चिम बंगाल के सियासत, देश के सियासत पर क्या असर डालेंगे, क्या नई दिशा की तरफ देश की, पश्चिम बंगाल की सियासत जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। शुक्रिया।